अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स पर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमने डिस्कस करना है लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स को। लाइसोसोम एंजाइम्स, लाइसोसोम हमारे पास जो ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक, इसको हम स्टडी करके आ चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, तो आज हमने इनके डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लाइसोसोम जो है, जो हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनल है, उसके बारे में कुछ फंक्शंस और उसके कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे और साथ ही कॉम्पोजिशन के इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एसिड फॉस्फेटेज इसकी कॉम्पोजिशन है और ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसके फंक्शंस हैं और इसको हमने डायग्रामेटिकली समझा था। आज हमने कुछ पॉइंट्स में मैंने जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है बातें लिख दी हैं जो कि डिसऑर्डर्स हैं इसके। लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स का जो नेचर होती है वो हमने फर्स्ट लाइन में ही कंक्लूड कर दिया है कि सेवरल कॉन्जेनाइटल डिजीजेस हैव बीन फाउंड टू बी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। की वर्ड हमारे पास है एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। हमारे पास लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं वो ऐसी कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होती हैं जो कि कॉज होती हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। मींस ऐसा सेल जिसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। हमें पता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करते आ रहे हैं, हम इसका रेफरेंस लेके चलेंगे प्रीवियस लेक्चर का, कि लाइसोसोम का जो वर्ड मीनिंग है वो है लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन्स बॉडी, मीन्स स्प्लिटिंग बॉडी ऑफ द सेल। यानी कि ये जिस सेल की फेगोसिटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी उसका जो है वो लाइसोसोम उसमें ज़रूर प्रेजेंट होगा। तो लाइसोसोम अगर स्प्लिटिंग बॉडी ऑफ द सेल है तो यानी ये ऑटोफेगी से जो है वो रिलेटेड है। कोई भी बाहर से आने वाला जो सेल है, सेल वैक्यूल फॉर एग्जांपल फूड वैक्यूल है, कोई भी जो है वो सब्सटेंस है जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से सेल में आया है और चाहे वो नुकसानदेह भी हो सकता है सेल के लिए, तो उसकी स्प्लिटिंग जो है वो लाइसोसोम ने करनी होती है। अगर उसकी एब्सेंस होगी तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, मींस कैटाबॉलिज्म का जो है वो प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे सेल में और उनके स्टोर होने की वजह से सेल के अंदर बहुत से डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं जिनको भी हमने इलेबोरेट करना है। और उन सब्सटेंसेस में जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोजन शामिल है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्टोरेज डिजीज़। इनको हम स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं क्योंकि ये डिजीज़ जो हैं वो कॉज होती हैं, उनका नेचर ये है कि सब्सटेंसेस के एक्यूमुलेट यानी कि स्टोर हो जाने की वजह से सेल के अंदर, इस वजह से दीज आर कॉल्ड स्टोरेज डिजीज़। थर्ड पॉइंट है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन दैट इफेक्ट द लाइसोसोमल एंजाइम्स। कीवर्ड हमारे पास है म्यूटेशन, यानी कि अब यहाँ पर बहुत एक प्रोसेस डीप चला जाता है। इस पॉइंट में है ये एक पॉइंट, मगर इसमें बात काफ़ी जो है वो डीप है कि न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स में जब हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है तो मैसेंजर आरएनए जो है वो इंफॉर्मेशन लेकर सेल के न्यूक्लियस से जो है वो बाहर आता है और हमारे साइटोप्लाज्म में सेल के आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और ये सारे उसकी जो है वो ऊपर मौजूद ट्रांसलेशन करते हैं, मैसेज को कोड करते हैं और जिसकी वजह से एक रिजल्टिंग एंजाइम बनता है। तो अगर ऐसे कोई भी जीन हो, जो यूनिट होता है हमारे पास, जिसमें म्यूटेशन आ जाए यानी कोई चेंज आ जाए जिसकी वजह से जिस पर्टिकुलर एंजाइम को उसने प्रोड्यूस करवाना था वो ना करवा सके, यानी चेंज जो आ गया उसमें, तो फिर जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो नहीं बन पाएगा। और लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो नहीं बन पाएगा क्योंकि वो काफ़ी जो है सब्सटेंसेस की कैटाबॉलिज्म जो है यानी स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व होगा, तो जिसकी वजह से रिज़ल्ट में क्या होगा कि सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे जिसकी कैटाबॉलिज्म होनी थी बाय दिस एंजाइम। तो लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो जीन में होने वाली म्यूटेशन की वजह से भी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है और वो कोई भी लाइसोसोमल एंजाइम हो सकता है जो भी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की कैटाबोलाइज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये काफ़ी डीप बात थी, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब हमारे पास यहाँ मैंने रेड मार्कर से 2 डिजीज़ लिखी हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं। ये हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, एक है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और एक है टे सैक्स डिजीज़। अब हमारे पास जो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 है, ये क्या है, नेम इंडिकेट कर रहा है ग्लाइकोजन।
यानी यहाँ पर जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहा है और रिस्पॉन्सिबल हो रहा है इस डिसऑर्डर के लिए वो है ग्लाइकोजन। और हमें पता है जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है। और हमें ये भी पता है कि ये लिवर और मसल सेल में जो है ग्लाइकोजन स्टोर होती है। ये बहुत जो है वो कॉमन जो है ये कॉन्सेप्ट है कि लिवर सेल और मसल सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है। तो ग्लाइकोजन जो है अगर उसको वो एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में डिग्रेड कर देता है, अगर वही एब्सेंट हो जाए तो फिर हमारे पास जो है ग्लाइकोजन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के जो है वो अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से लिवर सेल और मसल सेल जो है उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो कॉज होगा। इसीलिए इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, जिसमें ग्लाइकोजन के स्टोर होने की वजह से और ग्लाइकोजन को स्प्लिट करने का एंजाइम ना मौजूद होने की वजह से ये डिसऑर्डर कॉज होता है। हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो भी एक डिजीज़ है जो है टे-स्टाक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऐसा एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर बात आ रही है लिपिड्स की एक्यूमुलेशन की, यानी अब एंजाइम एब्सेंट है, लिपिड स्प्लिट नहीं हो पा रहे, कैटाबोलाइज नहीं हो पा रहे, और इससे ये होगा कि ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड जो है वो ले जाती है ब्रेन सेल्स में जो है वो हो जाती है, जिससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है और इवेंचुअली जो है डेथ की तरफ जो है वो केस जा सकता है। तो ये दोनों डिजीज़ जो हैं वो डेडली डिजीज़ हैं जो कि हमारे सेल के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। मेटाबॉलिज्म मींस हमारे पास जो भी एंजाइम्स होते हैं वो किसी ना किसी मेटाबॉलिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर उनमें किसी भी किस्म का चेंज या कमी आ जाए तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म के पूरे प्रोसेस को या पूरे फिनोमेना को डिस्टर्ब कर देती है। तो उसी तरह लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो ख़ास कैटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मींस स्प्लिटिंग के लिए, और वो भी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की स्प्लिटिंग। और अगर सेल में मौजूद जो है वो सर्टन सब्सटेंसेस जिसके लिए ये एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर वो उनकी स्प्लिटिंग के लिए ना प्रेजेंट हो तो वो फिर सर्टन सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और सेल को वो डिस्टर्ब कर देते हैं, और सेल में मौजूद होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी सही से प्रोसीड नहीं होने देते। तो ये हमारे पास लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स थे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको आज की टॉपिक की समझ आई होगी और जो स्टेप बाय स्टेप हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनकी भी। तो मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।